Everyone, all of you students, good morning. Today in our topic, I am going to start new topic and new question. हम लोग क्या देखेंगे कि आज नया टॉपिक भी देखेंगे और साथ ही साथ नए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक सेल क्या होता है और सेल जो होता है एक फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स ऑफ लाइफ होता है। मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बताया था। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने सबसे पहले अपने खुद के सेल्फ डिज़ाइनिंग माइक्रोस्कोप पे ये बातें बताई थी। एक स्लाइस ऑफ किसकी थी, कार की, यानी कि कार की एक पतली सी थीन होती थी, उसी पर उन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी करके और या उसी पे बात डिस्कस करके उन्होंने बताई थी कि एक सेल क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं उनकी तरह उन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आगे जब चल के देखा टॉपिक में कि व्हाट आर द दीज स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये भी हमने देखा, और एक एक्टिविटी भी हमने आपको बताई थी, इस पर एक्टिविटी कैसे होती थी। ठीक है, फिर डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजम्स होते हैं कि यानी कि टॉपिक ये था कि ये लिविंग ऑर्गेनाइजम कैसे बनते हैं, उस पर हमने डिस्कस किया था। तो ये लिविंग ऑर्गेनाइजम क्या क्या होते हैं ये आपको हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको दिखाया था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इसी के कंटिन्यू लेक्चर है कि इसमें ये कह रहा है कि द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर द रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये कह रहे हैं कि जो भी सेल होती हैं उनकी जो साइज़ होती है, उनका जो शेप होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वर्क करता है, स्पेसिफिक कार्य के लिए काम करता है। ठीक है, आगे हम पूरा सेंटेंस इसको पढ़ते हैं और आपको हम समझाते हैं कि द सम सेल लाइक इसे अमीबा and have changed the shape. In some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for the particular type of cell. For example, जैसे nervous cell have a typical shape. कहते ये हैं कि जो भी मतलब ये जितने भी कुछ जो हमारे पास सेल होती है उनका अपना अपना क्या होता है, साइज़ क्या होता है, चेंज कर सकती है, हम लोग चेंज करती रहती होते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा की बात कर लो, अमीबा क्या करता है, अपनी आकार अपनी साइज़ को क्या करता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, और भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं सेल के जो लगभग अपनी स्थिर रहता है, उनके आकार जो होता है, उनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, लगभग स्थिर रहता है, यानी कॉन्स्टेंट ही रहता है। लेकिन ऐसे जो एकदम प्रत्येक प्रकार के जितने भी आपके पास सेल होते हैं उनके में एक विशिष्ट एक फंक्शन होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए तो नर्वस सेल की बात कर लिया जाए। ठीक है, तो इनमें ये कहा गया है, इस पॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि जो भी सेल होती हैं, जो भी सेल्स होती हैं हमारे पास, उनकी जो साइज़ होती है, उनके जो शेप होते हैं, एक विशिष्ट यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए काम करती है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो अपने आकार को, अपनी साइज़ को, अपनी शेप को क्या कर सकती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे देखा जाए तो अमीबा की बात ये कह रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स के सेल्स होते हैं जो लगभग क्या होते हैं, अपने आकार के वही होती है, उनके जो शेप होता है वही होते हैं, कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ ही ऐसे प्लांट्स के सेल होते हैं जिनकी शेप साइज़ क्या होती है बेटा, सेम ही होती है। ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो ठीक है, तो लगभग उनकी बातें क्या होती है, स्थिर ही होती है। और प्रत्येक यानी एवरी टाइप ऑफ जो सेल होते हैं, यानी प्रत्येक टाइप का जो सेल होता है एक उनके अंदर एक विशिष्ट होता है, एक अलग से फंक्शन ही होता है, जिसके लिए हम जिसको उदाहरण अगर हम देखा जाए तो नर्वस जो हमारा सेल होता है उसकी बातें करें। ठीक है, नीचे कह रहे हैं कि ईच लिविंग द सेल हैज़ द कैपेसिटी टू द परफॉर्म द सर्टेन बेसिक द फंक्शन दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। यानी ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रत्येक जीवित जो सेल में कुछ न उनके अंदर क्या होते हैं, मूलभूत यानी बेसिक, यानी एक बात की जाए एकदम से ही जो कार्य करने की एक क्या होती है, कैपेसिटी होती है। मतलब कि अलग अलग जो क्या बोलते हैं उनको, हम कहते हैं कि लिविंग जो सेल होते हैं उनके अंदर एक सर्टेन कुछ बेसिक जो होता है फंक्शन होते हैं, कैपेसिटी होती है उनके पास काम करने के, यानी वर्किंग करने की, फंक्शन को वर्क करने के लिए जो लिविंग सेल होती है उनमें एक विशिष्ट मतलब अलग एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, उनके अंदर फंक्शन होते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। How does a living cell perform and this basic function?
we know that there is a division of labor in the multicellular organisms such as the human beings। ठीक है, इनका कहना कि ये मतलब है कि जो भी सभी जितने भी प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक होती हैं या जो प्लांट के सेल होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक जो वर्किंग होता है, फंक्शन होता है, कैसे काम करती है, हम इन्हीं सब के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वी नो दैट कि यहाँ पे कि division in the labor in the human beings। This means the different part of the human body perform the different function, and the human body has a heart to pump blood, ठीक है, a stomach to digest food and so on। Similarly division and the labor is also and seen within a single cell। In fact is such cell has got certain स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन द नोएस्ट सेल द ऑर्गेनेल्स। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं भी यहाँ पे आपको आएगा, उस पल को यहाँ पे भी हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सब मिला के बातें ये कह रहे हैं कि जितने भी सेल प्लांट्स में उनके अंदर न कुछ क्या होता है कि स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वह काम करने का एक कुछ न कुछ उनके अंदर कैपेसिटी होती है। जो सभी लिविंग जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये जो लिविंग जो सेल होते हैं उनमें एक मूलभूत मान के चलो कि यानी कि हम ऐसे बोल सकते हो कि जो स्पेसिफिक एक वर्क काम करने की क्षमता होती है। और हम ये भी हम जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स में होते हैं जो एक श्रम विभाजन होता है, उनको हम डिवीजन में कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन की बात किया जाए, मनुष्यों में बात की जाए, इसका अर्थ ये है कि जितने भी हमारे शरीर में अलग अलग जो अंग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। तथा अमाशय जो होती है हमारी भोजन का क्या करती है, पाचन करती है। अमाशय जो होती है हमारी भोजन करता है। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, क्या करता है, शरीर के अंदर मनुष्य के शरीर में जो हार्ट होती है, हार्ट जो ब्लड होते हैं वो को पंप करता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो काम शरीर के अंदर जो अलग अलग जो काम करते हैं, मतलब कि जितने भी आपके पास सेल्स होते हैं उनका अलग अलग वर्किंग होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में जो हार्ट ब्लड होता है वो पंप का काम करता है, तथा जो अमाशय होता है वो भोजन को पचाने का काम करता है, आपके डाइजेस्ट का काम करता है। इसी प्रकार एक सेल जो होते हैं वो एक श्रम विभाजन होता है। रियलिटी में देखा जाए तो एवरी जितने भी सेल होते हैं उनमें कुछ न कुछ स्पेसिफिक वर्क फंक्शन होता ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या बोलते हैं, जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या होते हैं विशिष्ट एक अलग प्रकार की एक अलग स्पेसिफिक एक वर्क फंक्शन होती है, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए सब्सटेंस का निर्माण होता है, और ये निष्कासन आदि में काम करता है। तो जो भी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस के कारण ही एक सेल क्या होती है, जीवित रहती है। मतलब कि अगर कोई सेल अगर जीवित है तो किसकी वजह से, इस ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, क्योंकि उनके अंदर जितने भी सेल होते हैं सब एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। यानी वो काम करते हैं तो अपना अपना सेल अपना अपना वर्क करती थी, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जीवित रहते हैं और अपने सभी कार्य करती हैं। जितने भी सारे होते हैं सभी के सभी कार्य करती हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं मिलकर एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब क्या करते हैं, यूनिट बना लेते हैं, मतलब ठीक है, जिससे जो भी सेल जिसको हम सेल कह लेते हैं। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितने भी सेल हैं उनमें एक प्रकार की मतलब क्या होती है, ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, जिसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके कार्य क्या है, अथवा वो किस जीव में पाई जाती है, किस प्लांट्स में पाई जाती है, इस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये कहानी ये स्टोरी क्या समझा रही थी। मतलब ये स्टोरी मतलब ना बोले कि हम ये बोले कि ये टॉपिक क्या है, इसके बारे में हमें समझ में आ गया कि ये सेल का एक वर्क फंक्शन था। एक सेल किस तरह से काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, सारे सेल एक्टिविटी करते हैं, उनमें सेल में कुछ रिएक्शन होते हैं, और जितने भी इनके अंदर जो सेल्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि जैसे जो आमाशय होता है वो क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है हमारा। ठीक है, आमाशय क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है हमारे जो भी हम खाना वाना खाते हैं या जो भी भोजन करते हैं उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो अलग अलग सेल होती है, अलग अलग अपना अपना वर्क फंक्शन करती है, अपना अपना स्पेसिफिक वर्क होता है। ठीक है, और इसी यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ समझना है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, टॉपिक को कहाँ से करें, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है टू हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। ठीक है, तो
कौन किया है, सेल का डिस्कवर कौन किया और कैसे किया, ये भी हमने आपको पता चल गया था लास्ट टाइम पे, सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉपिक में पढ़ाया था रॉबर्ट हुक ने, मैंने आपको बताया भी था। और ऐसा क्यों इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ में होता है, ये बात आपको भी बताया गया था। ठीक है, मतलब कि जो सेल होती है उनकी जो लाइफ की जो स्ट्रक्चरल और उनका जो फंक्शनल जो फंडामेंटल यूनिट क्यों होता है उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, अगली जो हमारी आज की जो टॉपिक होगा वो है व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। ये सेल किससे बनती है और ये सेल की स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होता है, क्या है, कैसे है, इन सब पे डिस्कस करते हैं। उससे एक नई टॉपिक मिलेगी हमें कि ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इस पर मैं आपको बताऊंगा और इस पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वी सॉ एबव दैट द सेल हैज़ द स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो हाउ इज़ ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी आपने ऊपर के जितने भी सेल को देखा जो स्पेशल प्रकार के स्पेशल जिसके अंदर कंपोनेंट है, जितने भी आपने ऊपर के सेल को देखा है जिसमें स्पेशल कंपोनेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज बोलते हैं। ठीक है, हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज, ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सेल, इस पर देखते हैं। इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड come across three feature in almost every cell. In almost every cell, plasma membrane, nucleus and cytoplasm, all activity inside the cell and the interaction of the cell with the environment are possible to these the feature. Let us see how, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने जितना भी ऊपर की जो सेल की बातें की उनके अंदर कुछ न कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होते हैं इनकी संगठित कैसे होती है, यानी बनती कैसे है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। यदि हमारे पास एक सेल का स्टडी अगर हम करें किस पे, माइक्रोस्कोप से करते हैं, तो उनमें लगभग प्रत्येक जो सेल होती है उनमें 3 गुण यानी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक या 3 आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक उनके अंदर क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है। वो कौन कौन से होती है, पहला जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्या बोला गया है वहाँ पे, काइटोप्लाज्म, ये 3 चीज़ होती हैं। ठीक है, और ये सेल के अंदर होने वाले जितनी भी एक्टिविटी हैं और उनकी जो आउटर इन्वायरमेंट है, बाहर के इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, जो पारस्परिक मतलब कुछ न कुछ क्या करती हैं, रिएक्टिविटी करती है, इनके गुणों का कारण ये संभव करता है। ठीक है, और आओ देखिए कैसे काम करता है, मतलब कि हमारे ये प्लांट्स के अंदर या कोई एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होती है वो एक्टिविटी कैसे करती है सेल के अंदर, वो काम कैसे करती है, वो स्पेसिफिक कंपोनेंट कैसे होते हैं, वो जो जिसको हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं वो कैसे वर्क करती है, कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसको दूसरा नाम से बोला जाता है कि सेल मेम्ब्रेन, या इस टॉपिक को ऐसे बोलो कि ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। देखो, आप ये सोचना है आपको कि कि जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसको समझने के लिए हम आपको पहले 2 बड़े टॉपिक आपको समझाते हैं। पहली बात तो आपको समझना है डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। ये पूरी जो टॉपिक देख रहे हो ना, इसके अंदर ही ये सारी टॉपिक्स आ रही है, सारी के सारी टॉपिक इसके अंदर ही है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट द सेपरेट द कंटेन ऑफ द सेल फ्रॉम इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ or permit the entry and exist of the material in and out of the cell. It also prevent movement of some other material. The cell membrane therefore is called the selective permeable membrane। मतलब यहाँ ऑस्मोसिस की बातें भी आएगी और डिफ्यूजन की बातें आएगी। तो आगे मैं पूरा टॉपिक आपको रीड कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसमें समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है और इसमें अलग से एक पॉइंट में बताऊँगा आपको क्या समझना है। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इस टेस्ट में आने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए क्योंकि इस पर एक ऑलरेडी जो इस पर ना क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है पीछे कि हाउ डू यू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड द वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल।
डिस्कस करना है, या व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे ये इनके क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आपको लिख लेना है सर। और इस पॉइंट को मैं समझा देता हूँ क्या होता है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास, मैंने इसको शायद डिस्कस भी किया था, डिफ्यूजन। क्या होता है हमारे पास, डिफ्यूजन। और दूसरा होता है हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑस्मोसिस। क्या होता है हमारे पास, ऑस्मोसिस। ये दो बहुत बड़ी बात हमारे पास ऐसे पॉइंट होते हैं। इन दो पॉइंट को पहले हम समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, इनको पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। देखो, डिफ्यूजन को आप डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, इसके एग्जांपल्स आप जानते भी हो और देख भी रहे हो। जैसे मैं एक बात करूँ आपको कि एक आप कंटेनर ले लो कोई से, ठीक है, इस तरह से आप एक कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में आप क्या कर रहे हो, पानी को भरे हो, ठीक है, और मैं यहाँ से इंक का 1 या 2 ड्रॉप यहाँ से मैं डालता हूँ। तो क्या होता है, इंक का ड्रॉप जो होता है जैसे इस पानी के पास इंटर करता है तो वो धीरे 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 पूरे पानी में क्या हो जाता है बेटा, फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो पूरा वो जो पानी का कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, जो इंक डालते हैं किसी पानी में, आप पानी का कंटेनर ले लो और उसके अंदर आप इंक डालो और इंक थोड़ी देर के बाद पूरे पानी में फैल जाता है, उसके सराउंडिंग में पूरी तरह से फैल जाता है चारों तरफ, और वो कलर उसका क्या हो जाता है, एकदम ब्लू कलर हो जाता है। तो यही होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसी को कहते हैं हम डिफ्यूजन। अभी कैसे डिफ्यूजन होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब जब आपने इस पानी को जब लिया था आपने, ठीक है, यहाँ पे जब आपने इस पानी को लिया था तो आप ये देखो कि ये जो इंक है, इंक जो आप यहाँ से डाल रहे हो, तो इंक कितना ड्रॉप है, 1-2 ड्रॉप है। देखा जाए तो बहुत छोटे रीजन में है वो। तो ये छोटे रीजन में होने की वजह से इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होते हैं, मतलब सटे हुए होते हैं एकदम। मतलब ये ऐसे बोल सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है, उनके अंदर पार्टिकल होते हैं। और जबकि उनके सराउंडिंग जो बातें की जाए, मैं अगर कहूँ कि जो सराउंडिंग है, पूरा जो पानी है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, लो होगा। और जो यहाँ से जो आ रहा है, इंक जो डाल रहे हैं, ये एक कंसंट्रेट है, एक ही जगह है, एक ही जगह से इनके सारे पार्टिकल्स है, तो इसका मतलब इनका जो कंसंट्रेशन क्या होगा, वो हाई होगा। क्या होगा, कंसंट्रेशन उनका हाई होगा। तो हम डिफ्यूजन को यह कह सकते हैं कि डिफ्यूजन वह प्रोसेस होता है कि एक हाई कंसंट्रेशन का रीजन जब मूव करता है एक लो कंसंट्रेशन के रीजन में, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हालांकि मैंने यहाँ डिफिनेशन भी लिखी हुई है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि डिफ्यूजन ए प्रोसेस इन विच, और ये तीनों में होता है बेटा, तीनों स्टेट में होता है। कौन कौन सी, सॉलिड, फिर किसमें होता है, लिक्विड, गैस, मूव फ्रॉम ए रीजन हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो इंक यहाँ डाल रहे थे, वो इंक का जो 0.1 या 2 पॉइंट ऐसे होगा, ड्रॉप होगा, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक छोटे से रीजन में तो होंगे, और छोटे से रीजन होने की वजह से उनका जो कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। और जो सराउंडिंग आप देख रहे हो, पूरा जो पानी के देख रहे हो पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल दूर दूर है काफ़ी, तो इनका जो कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। पानी का वैसे भी कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे लो होगा। तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से मूव करता है लो कंसंट्रेशन रीजन में। इस प्रोसेस को क्या हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। यही हमारा डिफ्यूजन होता है। और भी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ डिफ्यूजन के क्या होते हैं कि जैसे आप वैकेशन जैसे हमारे स्कूलों में पढ़ता है, ठीक है, या आप ऐसे कभी देखा होगा कि जनरली हमारे ब्लैक बोर्ड पे ये चीज़ होती है कि कोई चीज़ लिख दी जाती है और उसको जब हम साफ़ करते हैं फिर भी वो चीज़ें दिखाई देती है, फिर भी वो चीज़ें आपको दिखाई देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। वहाँ पे भी डिफ्यूजन, हालांकि वो सॉलिड के फॉर्म में हुआ है। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया कि जो सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, उन्हें होता नहीं है ऐसा, बहुत कम होता है। ज़्यादातर उसमें किस में होता है, गैस में होता है। और एक गैस में भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने मान लो कि मैं एक बड़ा सा ये लेता हूँ, कंटेनर लेता हूँ, और ये वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम सब खाली है, जैसे कोई गैस उस नहीं है। और मैं यहाँ से होल करता हूँ, यहाँ से एक गैस में और डाल देता हूँ, यहाँ से दूसरी एक गैस एंट्री करता हूँ। मान लो कि इस गैस का कंसंट्रेशन हाई होगा और इस गैस का कंसंट्रेशन लो, तो ये आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। जब आपस में मिलेंगे तो मतलब हाई कंसंट्रेशन किधर मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ये किस केस में होता है, गैस के केस में होता है। ये किस केस में था, लिक्विड के केस में था। मैं आपको सॉलिड के केस में बताता हूँ डिफ्यूजन क्या। उसके बाद में आपके सेल में भी बताऊँगा ये डिफ्यूजन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक ये जो देख रहे हो ना, पूरी टॉपिक इसके अंदर भी समझा दूंगा। पूरा टॉपिक आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहीं तक हमारा टॉपिक
टॉपिक भी है आज का, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या 3 रीजन आएंगे, उसके बाद टॉपिक फिनिश करते हैं, फिर आपको बताएंगे सेल वॉल नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे अवर टॉपिक, अपने आज के टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें डिफ्यूजन हुआ, आपको दिखाई दिया, इसमें भी डिफ्यूजन आपको दिखाई दिया, एक गैस यहाँ से एक गैस यहाँ से डाला, ये हो सकता है इस गैस का हायर कंसंट्रेशन हो, इस गैस का लो कंसंट्रेशन हो, तो हायर और लो आपस में क्या करते होंगे, मूव करते होंगे हायर से कहाँ, लो रीजन में, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। अच्छा, सॉलिड में मैंने अभी आपको बताया कि आप ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पर आपने कुछ भी लिख दिया और उसको आप वैकेशन टाइम है या कुछ दिन के बाद, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने के बाद आप जाके उसको मिटाओगे आप, तो आपको उसके कुछ ना कुछ पार्ट लिखे हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे भी जो आपका लिखने वाला जो था वो छोटे में था, छोटे रीजन में था, तो हो सकता है उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे भी ज़्यादा होगा, और जो आपका पूरा बोर्ड है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा बहुत, लेकिन सॉलिड की केस है इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ पे भी क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो अब कैसे हमारे बॉडी में ये कैसे हमारे काम करता है, यानी किसी भी प्लांट में कैसे, किसी प्लांट सेल कैसे काम करता है, प्लांट में ही क्यों, एनिमल्स में कैसे काम करता है। तो देखो एनिमल्स सेल के अंदर, सेल में क्या होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी काम करती है, सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कैसे करती है काम, इनका वर्किंग देखते हैं कैसे, इनका स्पेसिफिक फंक्शन देखते हैं कैसे होता है। देखो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, मतलब हम बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हम इनहेल यानी लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जो सेल होता है बेटा, जो सेल होता है, तो सेल जब ऑक्सीजन का केस बता रहा हूँ अभी, कि जब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी में हम जब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो सेल के सराउंडिंग में तो क्या करता है, ऑक्सीजन चला जाता है, ठीक है, सेल के सराउंडिंग में पूरा ऑक्सीजन चला जाता है। और सेल के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा, इतना ज़्यादा तो सेल में भाई इतना ज़्यादा तो वो कंसंट्रेशन उसका तो नहीं होगा ना, लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ से गया है, गैस है, और गैस में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हायर होगा। तो हायर कंसंट्रेशन अब कहाँ इंटर कर रहा है, आपके लो कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर जाएगा, तो वही तो वर्किंग काम करता है ना। तो सेल के अंदर जो जा रहा है कि इनहेल कर रहा है, तो वहाँ उसका जो कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। तो यही यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले रखा है, और यहाँ पे देखो लिखा है सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, व्हेन द लेवल आर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड, बाहर की साइड का जो कंसंट्रेशन है, द सेल डिग्रीज, यानी कि जो सेल की क्या होती है, डिग्रीज होती है, और किनके कंपेयर में, इनसाइड का कंसंट्रेशन में। दस इस प्रकार डिफ्यूजन प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्शन बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल। तो वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अभी आपको वाटर को भी बनने बताया, यहाँ पे नहीं, आपको गैस को सेल में कैसे काम करता है, उससे पहले मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, देखो सेल क्या करती है, एक्टिविटी करती है, और सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और एक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो नहीं होता है ना, बाहर के इन्वायरमेंट में तो नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, वो सेल से बाहर आता है, ठीक है, यानी कि बाहर आता है, तो मतलब कि जो सेल में से आता है तो उसका कंसंट्रेशन वहाँ क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, उससे कम है, लो है। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन हुआ कि हायर कंसंट्रेशन से रीजन से कहाँ आ रहा है, लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है कि समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन एग्जांपल सम सब्सटेंस ऑफ लाइक CO2 which the cellular and waste and the required to be the exerted out by the cell accumulates in high concentration inside the cell। सेल के अंदर क्या होता है, देखो मैंने कहा ना कि हाई कंसंट्रेशन होता है in this cells external environmental the concentration of CO2 is low as compared to the inside the cell। यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा, किनके कंपेयर में, इनसाइड द सेल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन हुआ कि हाई कंसंट्रेशन से कहाँ हम जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन की वजह से, यानी कि, और एक किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, एक क्या होता है, परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है, और ये मेम्ब्रेन क्या करता है कि मूव करता है कि कोई भी
हाई कंसंट्रेशन को किधर, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या मेम्ब्रेन के बोल सकते हैं, या इसको हम किसके थ्रू होता है, परमेबल के थ्रू होता है। ठीक है, तो पहला एक बात आई आपको, पहला मैं आपको बता दिया कि डिफ्यूजन क्या होता है। ओके, अब आपको हम बताते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो ऑस्मोसिस को मैं आपको डिफिनेशन पहले बता रहा हूँ कि ऑस्मोसिस इज movement of water from the high concentration to low concentration through the semi permeable। अब पहले आपको मैं बताता हूँ सेमी परमेबल क्या होता है। ये सेमी परमेबल क्या होता है, एक झिल्ली होती है, मतलब एक तरह से पोर्शन होता है, इस तरह से हम बना सकते हैं कि एक तरह से बना देते हैं। तो ये क्या करता है ना कि इस तरफ छोटे मोटे बड़े, कुछ छोटे 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 बड़े 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 छोटे 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 बड़े 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 कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ये जो सेमी परमेबल होता है इसको हम प्यार से SPM भी बुलाते हैं। ठीक है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मतलब क्या करता है, इसका मतलब क्या करता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस के क्या करता है, नहीं पार्टिकल्स को क्या करता है, मूवमेंट करता है, नहीं उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो अगर इसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर कुछ होल्स होते हैं, होल, ठीक है, पोर्शन होते हैं इसके अंदर, जिसमें से क्या होता है, क्या ये सारे पार्टिकल इसमें आ सकते हैं, नहीं, इसमें जो बड़े पार्टिकल हैं वो नहीं आ सकते। इसके साइज़ के, इस होल के साइज़ के जो भी पार्टिकल होंगे वो तो कहाँ आ जाएंगे, इस तरफ तो आ जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, इस तरफ से आ जाएंगे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं उनको नहीं आने देते। तो इसका मतलब यहाँ वही कह रहा है कि मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, यानी कि इस तरफ का जो भी कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, और इस तरफ का जो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन क्या होगा, मूव कर जाएगा किधर, लो कंसंट्रेशन, इधर लो कंसंट्रेशन होगा, इधर हाई कंसंट्रेशन से किधर चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन, थ्रू द SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा। ये एक सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, इसके द्वारा एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि डेली टू डेली लाइफ में होता है। हमारी मम्मी लोग या हमारे घर में बड़े लोग जो होते हैं, बादाम आपने देखा होगा, एलमंड को हम क्या करते हैं, एलिमेंट को बेटा हम भिगोते हैं, रात को सोते समय क्या करते हैं, एलिमेंट को भिगो देते हैं, सुबह देखते हैं तो एलिमेंट क्या हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, वो फूल जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। वो भी क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। अब वो कैसे होता है उसको मैं समझाता हूँ। देखो, अब एलिमेंट को अगर आप देख लो बाहर, अगर उठा के देखोगे एलिमेंट को देख लो, तो एलिमेंट के जो ऊपर का जो पोर्शन होता है बेटा, ऊपर वाला, ठीक है, देखो वाटर का तो अंदर पूरा होता ही है ना, ठीक है, वाटर का तो पूरा अंदर होता है, तो ऊपर का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, उसमें फैल जाता है। यानी कि जब रात भर आप इसको भिगोते हैं तो जो वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है, वो इंटर करता है किसमें अंदर, एलिमेंट के अंदर। तो एलिमेंट में इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन तो होगा नहीं ना, क्योंकि वो सॉलिड होता है ना, ड्राई होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन तो होगा नहीं। तो वो क्या हुए, वो मोमेंट हुए किधर से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से। किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। हालांकि आपके यहाँ अंदर बुक में भी एक दो एक्टिविटी यहाँ पे दी रखी है, ये एक्टिविटी आप देख लो, ऑस्मोसिस विद एग का दे रखा है। यहाँ आपका जो किशमिश होता है ना, किशमिश, इस वाले में देखो, इस वाले में यहाँ जो किशमिश होता है उसमें भी आपको बता था। अभी आप एक खुद ही आप स्टडी करिएगा, खुद ही आप इसको पढ़िएगा और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है। मैं आपको भी थोड़ा इसको समझा दूंगा एक्टिविटी में क्या हो रहा है, कैसे, ठीक है। उसके पहले ये जो 3 मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे बताई है, इसको इंपॉर्टेंट समझो, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो ये टॉपिक क्या है इसको समझो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ऑस्मोसिस और आपको डिफ्यूजन, ये पूरे पॉइंट में एक बार फिर से मैं घुमा के बता दूँ कि इस पूरे पॉइंट में आपको वही बताना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, उसके द्वारा हम सेल में एक कैसे वर्क करता है, हम ऑक्सीजन को कैसे अंदर लेते हैं या फिर ऑक्सीजन कैसे बाहर करते हैं, किसके द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और ये कैसे होता है, कैसे इनकी एक्टिविटी है, कैसा वर्किंग करते हैं, ये सारी डिस्कस हम आपको बताएं। और ये डिफिनेशन यहाँ आपको जो भी डिफिनेशन मैंने लिखा हूँ डिफ्यूजन का, यहाँ मैं आपको देख ले रहा हूँ कि ऑस्मोसिस का पोस्ट करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है, आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे, ओके। तो आगे के जो मेरे टॉपिक है, जो मैंने 3 टॉपिक लिखी है, और ये 3 टॉपिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। इसमें पूछते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, हिट्रोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखो ये क्या कहते हैं, ये होता है
जो पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, पहला है कि इफ़ द मीडियम ऑफ सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज अ वेरी डाइल्यूट द सेल विथ गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सच ए सोल्यूशन इज नोन एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि सेल में जो डाइल्यूट यानी कि जो कंसंट्रेशन होते हैं ना, सॉरी हायर जो कंसंट्रेशन होते हैं ना, उसमें बात कर रहे हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, हायर नहीं, कि जो सेल में डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होते हैं उनका जो मीडियम होता है, अर्थात मतलब कहने का मतलब जब हम वाटर में शुगर डालें या फिर हम बात करें कि जो हमारे पास सॉल्ट की जो मात्रा होती है उसको हम कम कर दें या फिर वाटर की मात्रा को हम ज़्यादा कर दें, और उसको हम क्या कर रहे हैं रखते हैं किसके द्वारा, एक सेमी परमेबल के द्वारा, यानी कि इस मेथड के द्वारा एक सेल के अंदर जो चला जाता है, और ऐसे विलियन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे विलियन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाइपोटोनिक विलियन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को यहाँ पे लिख लेना है आपको, और ये पूरा मैंने मीनिंग समझा दिया आपको, ठीक है। दूसरा कहता है इफ़ द मीडियम एक्ट द एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल वेयर विल डू नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल एंड मेम्ब्रेन एंड सच द सोल्यूशन इज नोन एज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं, इसको नोट कर लेना है। फिर यहाँ पे कहता है ये रीजन इसके बता रहा है ऐसा क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटी दे रखी है और यहाँ आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, रीड कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है और समझ लेना जो मैंने आपको पॉइंट को समझाया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। उससे पढ़ाने से पहले, सेल वॉल पढ़ाने से पहले मैं यहाँ आपको टॉपिक को समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको एक्टिविटी समझाई और ये बातें आपको मैं समझा के तब मैं आपको सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस। देखो सेल वॉल मतलब यहाँ पे हमने जो टॉपिक पढ़ी थी, ये जो 3 टॉपिक हमने पढ़ी जिसकी जो एक्टिविटी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमने आपको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया ये कैसे करता है। दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक आता था क्या था, न्यूक्लियस था। अच्छा इसी में ही ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक नया आ जाता है, एक सेल वॉल आता है। सेल वॉल एक नया टॉपिक नहीं हो जाता है, मतलब उसी के अंदर ही होता है, इसके अलावा कहीं और फंक्शन करता है उसके अंदर ही होता है, ठीक है। तो वो सेल वॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको पढ़ाने के बाद उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियस। फिर इसकी तीसरी बातें हम करेंगे कौन से, आपको यहाँ पर पता है साइटोप्लाज्म की बातें करेंगे। उसके बाद इसके आगे के टॉपिक भी हम अलग अलग लेक्चर लेंगे ताकि आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। और आप कोशिश करो कि जितना भी एक्सरसाइज के जो ये पहले बात तो जो अंदर आपके इंटेक्स के जो क्वेश्चन दिए हैं ये आप सॉल्व कर लो, खुद ही से लिख लो, जो कि टॉपिक पढ़ाया वहाँ से आप खुद ही आंसर ले सकते हो कि इसके कहाँ है, मैंने बता भी दिया कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ से आपको मिलेंगे, वो इसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा। ये 2 क्वेश्चन के आंसर, जो पहला क्वेश्चन मैंने इसके इंटेक्स के बताया था वो कहाँ पे है, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन ये मैंने कहाँ से बताया था आपको, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख लो, और एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड मिलते हैं तो अब भी आप वहाँ से लिख लो, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्या डिस्कस करूँगा, सेल वॉल और न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, थैंक यू।